सबसे पहले उनके डर से आज़ाद करना है, क्योंकि रहली विधानसभा क्षेत्र भले ही हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, परंतु विधानसभा क्षेत्र आज भी आज़ाद नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज 24 के इस स्पेशल कार्यक्रम खास बातचीत में, और मैं आपके साथ हूं रामस्वरूप सेन। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की रहली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पिछले कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक अपना लगातार एक गढ़ बना के रखे हुए हैं। लेकिन उस ऐसे ही गढ़ में एक युवा लीडर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो वर्तमान में जिला जनपद सदस्य हैं और युवा कांग्रेस की प्रदेश सचिव रह चुकी हैं। इंजीनियर ज्योति पटेल हमारे साथ बातचीत करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आर न्यूज 24 के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आर न्यूज 24 को बहुत बहुत नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार कि आपने एक मतलब आजकल ये हो ये गया है कि विपक्ष की बात जो है वो कोई उठाता नहीं है मीडिया, परंतु आज आप हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये हमारा काम है और लगातार हम ये करते रहेंगे। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आपने चूंकि इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग करने के बाद आप चाहती तो कोई अच्छा जॉब कर सकती थी, लेकिन राजनीति में आने का आपका ये निर्णय, आपका क्या सोच थी जो राजनीति में आई? देखिए, मैं जब इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने कंप्लीट की, उसके बाद फिर मैंने 1 साल करीब मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाया भी, परंतु फिर मुझे समझ आया कि यदि मैं अच्छी जॉब करूं, और निश्चित रूप से मेरी जो परसेंटेज थे 80-85 प्लस थे, परसेंटेज हमेशा ही रहे हैं, और जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी तो बहुत अच्छी नौकरी में जा सकती थी, कोई अच्छी गवर्नमेंट नौकरी में या कोई अच्छी प्राइवेट नौकरी में, IT सेक्टर में भी जा सकती थी। परंतु मैंने इससे सोचा कि यदि मैं नौकरी करूंगी तो निश्चित रूप से मेरा परिवार, मेरा घर या मेरा जो ससुराल वालों का परिवार बहुत अच्छे से चल सकता है। परंतु मेरी जो सोच थी या मेरे पिताजी की जो सोच थी कि आपको केवल अपने परिवार का केवल भरण पोषण करने के लिए आपने जन्म नहीं लिया है, आपने समाज की सेवा करने के लिए जन्म लिया है, तो आप समाज की सेवा में। और फिर मैंने ये राजनीति, मेरा चूंकि पारिवारिक बैकग्राउंड भी रहा है, राजनीति मेरी माँ पिताजी सभी लोग परिवार के रहे हैं, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। अच्छा, ये जैसे आप राजनीति चुन सकती थी तो कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी भी आप ज्वाइन कर सकती थी, हो सकता है वो तो भारतीय जनता पार्टी में भी आ सकती थी, वहाँ से भी तो लोग समाज सेवा करते हैं। नहीं, तो कांग्रेस पार्टी के क्या कोई ऐसे मूल उद्देश्य हैं, क्या कोई सिद्धांत हैं जो आपको पसंद आए? ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पार्टी, मतलब पहले मैं निर्दलीय तौर पे ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती थी जब मैं 21 वर्ष की ही थी, परंतु जब मैंने क्षेत्र के अंदर जाकर के देखा, चूंकि मेरे पिताजी तो लगातार कांग्रेस में रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं 1993-94 के करीब, परंतु वो भी अलग बात थी कि पिताजी दूसरी कांग्रेस में रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने जब क्षेत्र में जाकर देखा जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद कि मंत्री गोपाल भार्गव यहाँ पर लगातार 25-30 वर्षों से विधायक हैं, 30 वर्षों से उस समय पर विधायक थे, और क्षेत्र में फिर भी वो माहौल था कि क्षेत्र के लोगों की समस्याएं इतनी ज्यादा थी, तो मैंने सोचा जब अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक और मंत्री रहकर भी क्षेत्र की समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो इसलिए मैंने कांग्रेस में आने का निर्णय लिया, और कमलनाथ जी की जो रीति नीति थी उससे प्रभावित होकर के कांग्रेस में आने का निर्णय लिया। अच्छा, ये जो जब भी चुनाव आते हैं तो गुलाबी गैंग ये नाम आता है, तो ये गुलाबी गैंग का मतलब क्या उद्देश्य है, क्या है ये गुलाबी? देखिए, गुलाबी गैंग चुनावी मौसम में नहीं, बल्कि गुलाबी गैंग एक रजिस्टर्ड संस्था है, एक रजिस्टर्ड संस्था है जो कि पूरे देश के अंदर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो संपत पाल जी थी, जिनने पूरे वहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड इलाका है वहाँ पर महिलाओं की जो समस्या होती थी, आमतौर पर होता ये है कि राजनीति जो है, राजनीति पुरुष करते हैं और महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गुलाबी गैंग की जो संस्था है, गुलाबी गैंग ने केवल और केवल महिलाओं की समस्या को उजागर करने के लिए, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो संपत पाल जी हैं उन्होंने बीड़ा उठाया था, और आज पूरे देश के अंदर ये गुलाबी गैंग चल रही है। हमारे प्रदेश की जो मुखिया है गुलाबी गैंग की, वो पूर्णिमा वर्मा जी हैं, मैंने उनसे भी आह्वान किया था, तो एक दिन वो भी हमारे क्षेत्र के अंदर आएंगी। और गुलाबी गैंग का मुख्य उद्देश्य जो महिला प्रताड़ना है उसका समाधान करना है। अच्छा, तो उसका अभी तक कोई एकाध ऐसा कार्य जो अपने क्षेत्र में हुआ हो, विशेष कार्य जिससे किसी को न्याय मिला हो या किसी की समस्या का समाधान हुआ हो? बिल्कुल सही बात है। देखिए, आज मैं जब महिलाओं के बीच में जाती हूँ और लगातार 8-10 साल से जा भी रही हूँ, तो जब महिलाओं से मैं बातचीत करती हूँ
तो आज महिलाएं इतने भयंकर रूप से प्रताड़ित हैं। सबसे ज्यादा पहले जो मैंने गुलाबी गैंग की मुहिम चलाई थी वो इसलिए चलाई थी कि आज लोग शराब से बहुत ज्यादा परेशान हैं और पीते पुरुष शराब है लेकिन परेशान महिलाएं होती हैं। तो पुरुष शराब पी कर आते हैं, महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। आज बेटियों को शिक्षा नहीं दी जा रही है। ऐसी समस्त मुहिम को लेकर के हमने ये गुलाबी गैंग चलाई थी। जब पहले हमने गुलाबी गैंग की जो मुहिम चलाई थी तो शराबबंदी अभियान उसमें चलाया था। तो मैं सबसे पहले हम लोगों ने कड़ता ग्राम से शुरुआत की थी। कड़ता ग्राम में चूंकि पहले से महिलाएं वहां पर एक्टिव थीं और पूरी महिलाओं को लेकर के हमने वहां की महिलाएं मुझसे वो आई मेरे पास, कहने लगी कि आप यहाँ की शराब बंद कराइए। और सबसे पहले हम लोगों ने कड़ता ग्राम में शराब बंद करवाई और वहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं था जो शराब पीता हो। और उसके बाद फिर हम लोग सेमरा गए, सेमरा गौड़ रानगीर जब जाते हैं वहाँ पर पड़ता है, सेमरा गौड़ गए, वहाँ की शराब बंद करवाई। फिर इसके अलावा हम लोगों ने फिर ये मुहिम चलाई कि जो भी सरकारी शराब दुकानें हैं जो मेन स्टैंड पे पड़ती हैं या स्कूलों के पास है या मंदिरों के पास है या चौराहों के पास है, सरकारी शराब दुकान, चूंकि हम तो चाहते हैं कि पूरी सरकार शराब बंद करे, परंतु यदि इतना भी नहीं कर पा रही है तो जो मेन जगह पे शराब दुकानें खुली हैं वो कम से कम इंटीरियर तो जाएं, चूंकि बच्चों को महिलाओं को वहां से निकलने में परेशानी होती है। तो ऐसे भी हम लोगों ने कई मुहिम चलाई, परंतु यहाँ पर भार्गव जी के या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये 40 साल से हम विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको ऐसी मुख्य जगहों से ये शराब दुकानें हटवाना चाहिए। हम तो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। अच्छा ज्योति पटेल, आप जो जिला जनपद सदस्य हैं, आपके क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं तो उसमें देखने में ये आता है कि आरोप ये लगते हैं, लोग बोलते हैं कि जो मंत्री जी हैं वो ऐसे क्षेत्र में विकास कार्य करते हैं ज़्यादा जहां उनके लोग हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कभी कि जो आपके क्षेत्र में विकास कम हो रहा है या कुछ? नहीं, बात ये नहीं है। विकास जो कर रहे हैं वो लोगों का विकास नहीं हो रहा है। जैसे हम पूरे रहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं तो लोगों का विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है केवल उनके लोगों का। आज मैं पिछले बार भी जिला पंचायत की सदस्य थी, उस समय भी मैंने सदन में उठाया कि एक तालाब के ऊपर तालाब, तालाब के ऊपर तालाब, तालाब के ऊपर ऐसे पांच बार राशि जारी की गई। एक तालाब 20 लाख का, उसके ऊपर से 25 लाख का, उसके ऊपर से 20 लाख का, उसके ऊपर से 25 लाख का, ऐसे करोड़ों रुपया का एक तालाब बना। और आज हम उन तालाबों की स्थिति देख लें तो उन तालाबों में पानी भी नहीं है। तो ऐसा विकास किया गया है। तो निश्चित रूप से ये तालाबों का या क्षेत्र का विकास नहीं है, ये उनके लोगों का विकास है। आज रोडों पर रोडें बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक रोड बन गई तो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। ऐसा नहीं होता है। एक साल रोड बनती है, दूसरे साल फिर बन जाती है, तीसरे साल फिर बन जाती है। तो ऐसे इस तरीके का काम इस क्षेत्र के अंदर हो रहा है। तो लोगों का विकास नहीं हो रहा है, ये उनके लोगों का, जो हर गांव में 4-5 लोग हैं, उनका विकास होने का काम हो रहा है। अच्छा ज्योति पटेल, किस उद्देश्य से क्षेत्र में निकलती हैं? क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं? क्या उनके मुद्दे होते हैं लोगों के बीच में? जी बिल्कुल। जो देखो, लोगों की तो अनगिनत समस्याएं हैं। क्योंकि आज यदि हम उनका बीपीएल कार्ड बनवा दें या उनका राशन बनवा दें या उनकी कुटीर बनवा दें तो इससे निश्चित रूप से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। क्योंकि आज लोगों को स्थायी व्यवस्था की जरूरत है। आज हमारे क्षेत्र का जो युवा है वो पढ़ा लिखा युवा है। आज हम जब हरिजन बस्तियों में जाते हैं, दलित बस्तियों में जाते हैं तो वहाँ पे लोग पूरे परिवार गायब हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि ये लोग कहाँ गए तो बोलते हैं कि दिल्ली गए, बम्बई गए, कहीं भी मजदूरी करने के लिए जाते हैं या रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो आज सबसे ज्यादा जो क्षेत्र को जरूरत है वो रोजगार की जरूरत है। हमारा युवा जो है वो मारा फिर रहा है। पढ़ा लिखा युवा, पीएचडी किए हुए युवा, एमटेक किए हुए, एमए किए हुए युवा आज घर में बैठा है। और जब घर में बैठा है तो उसको कुछ काम नहीं है। तो क्या करते हैं लोग? जब बैठते हैं आपस में तो शराब पीते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं, जुआ खेलते हैं या उनको जो भी गलत काम लगते हैं वो करते हैं। अच्छा, ये जो आपने जो प्रदेश का जो आपका यूथ कांग्रेस का सचिव का पद था वो आपने छोड़ दिया, तो क्या इसका मायने ये निकाले जाए कि ज्योति पटेल आगामी जो अभी विधानसभा चुनाव है 2023 के, उसके लिए क्या विधायकी की टिकट के लिए मांग करेंगी या फिर ऐसे ही पार्टी के लिए लगातार सेवा करती रहेंगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। पार्टी के लिए तो सेवा कर ही रहे हैं। टिकट की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब विधानसभा की तैयारी कर ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस की टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। परंतु हमारा जो सोचना है वो ये है कि इस बार कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, हम पूरे समस्त कांग्रेसी
जन इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करेंगे, माननीय गोपाल भार्गव जी से भी मुकाबला करेंगे। और इस बार निश्चित रूप से जनता भी चिल्ला रही है कि अब 2023 में कांग्रेस रहली विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए। ऐसा तो हर बार होता है, हर बार जो भी कैंडिडेट आता है कांग्रेस से वो सभी बोलते हैं कि सारी कांग्रेस एक साथ है, एक साथ लड़ रही है, लेकिन एन मौके पर जो होता है कि वो टूट जाते हैं, कोई किसी का सहयोग नहीं करता। देखिए, कांग्रेस टूटने का काम नहीं करती है, कांग्रेस तो इकट्ठी रहती है, परंतु गुटबाजी हो जाती है। कई जगह क्या होता है, कई जगह ऐसा भी नहीं है कि जनता वोट नहीं देती, जनता भरपूर वोट देती, भरपूर सहयोग देती है, हर जगह भरपूर सहयोग देती है, परंतु कई पोलिंगों पे भार्गव जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वहाँ पर कैप्चर करवाने का काम करते हैं। मैंने खुद जाकर देखा और कई जगह कैप्चरिंग बंद भी करवाई, बूथ कैप्चर कर लेते हैं लोगों को दबंगई में या जैसे भी करके। परंतु इस बार हम लोगों ने निर्णय किया है कि चाहे साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, लेकिन इस बार हम लोग पोलिंगों पर फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे। तो क्या इस बार ये मान है कि जो भारतीय जनता पार्टी का रहली विधानसभा क्षेत्र गढ़ है उसको ज्योति पटेल भेद पाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो उसकी क्या तैयारियां हैं आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी तैयारी तो ये है कि लोगों को सबसे पहले उनके डर से आजाद करना है, क्योंकि रहली विधानसभा क्षेत्र भले ही हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, परंतु विधानसभा क्षेत्र आज भी आजाद नहीं हो पाया है। उनकी शारीरिक गुलामी नहीं है, परंतु मानसिक गुलामी से आज भी हमारा देश, हमारा जो क्षेत्र है वो जकड़ा हुआ है। लोग ये समझते हैं कि यदि अब जो फिर से भैया मंत्री बन गए तो फिर से हमारे खेल फिर से केस लग जाए, तो ऐसे करके लोगों को डर, एक दहशत बना हुआ है। तो लोगों को सबसे पहले ये समझाना है, और हम लोग समझाने का काम भी कर रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो आप ये डर दहशत निकाल दीजिए कि कोई यहाँ पर मंत्री बनेगा या पूरे सागर जिले में कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बनेगा, और जब मंत्री नहीं बनेगा तो किस चीज की डर दहशत? तो मतदाताओं को किस बात का डर? मतदाता तो वो अपने वोट डाल के आ जाते हैं, मतदाताओं को ही डर कैसा मतलब केस लगने का डर? मतदाताओं को डर ये रहता है कि उनके जो गांव में 3-4 दबंग लोग रहते हैं, हाँ। वो दबंग लोग उनको डराने का प्रयास करते हैं कि यदि इन लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दी, मतलब कुल मिला के एक ठेका होता है कि आपका 50,000 में हो गया तो मैं 40 वोटे 40 घर 50 घर दे देते हैं हर ठेकेदार को, कि आपका ठेका ले लिया है इनने, और उनके यहाँ पैसे पहुँच जाते हैं और वो उनके वोट डलवाने का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब जो चुनाव होगा, मान लो सरकार बन गई कांग्रेस की, 18 में भी हुआ था यही, लेकिन किन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सरकार गिर गई और पुनः से भारतीय जनता पार्टी आ गई। लेकिन इस बार अगर सरकार बनेगी तो ज्योति पटेल के दिमाग में क्या विजन है, क्या सोच है रहली विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि रहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो डर दहशत है उसको निकालने का काम विकास के क्या मॉडल हैं आपके दिमाग में? विकास के मॉडल तो है ही, परंतु सबसे पहले तो डर दहशत लोगों के अंदर से निकल जाए। उसके बाद यदि ये सबसे पहले हमारे क्षेत्र में जरूरत है रोजगार की, तो हम कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे, छोटे छोटे रोजगार, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा करके। हम बहुत बड़ी फैक्ट्री की लगाने की बात नहीं करते हैं, परंतु जो शुरू के 5 साल होंगे तो उनमें हम छोटे छोटे फैक्ट्री, जैसे हमारे चनौआ में टमाटर होता है तो वहाँ पे टोमेटो केचप प्लांट, कहीं पे गन्ना होता है वहाँ पे छोटी छोटी शुगर मिल, कहीं पे गुड़ मतलब गन्ना होता है तो गुड़ बनाने की फैक्ट्री, ऐसे छोटे छोटे रोजगार लगाने का प्रयास करेंगे। तो हम ये नहीं कहते कि पूरे के पूरे हम एक बार में रोजगार, ये तो उनने भी लगाया, मंत्री जी ने लगाया है, मतलब मंत्री जी ने कहा था कि हम लगाएंगे, परंतु मंत्री जी ने आज तक नहीं लगाया, और उनकी मानसिकता ये है कि लोगों को रोजगार ना मिल पाए। तो सबसे पहले रोजगार की बहुत इस क्षेत्र की युवाओं को जरूरत है, तो सबसे पहले हम उसी पे काम करेंगे। उसके बाद कोई और चीज देखेंगे, या रोड है, या ये मैं समझती हूँ कि ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। सबसे पहले लोगों का व्यक्तिगत विकास होना चाहिए। प्रायोरिटी मतलब आपकी रोजगार रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि आप महिलाओं के लिए क्या विशेष संदेश देना चाहती हैं? चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकास यात्रा के माध्यम से लगातार महिलाओं को मतलब मतदान, एक प्रकार से मतदान करने के लिए आकर्षित कर रही है कि हम आपको लाडली बहना के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत 1000 रुपए की राशि उनको दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका मानना ये है कि वो 1000 रुपए देंगे तो महिलाएं आकर्षित होकर उनको मतदान करेगी। ज्योति पटेल क्या करेंगी? आज हम जब महिलाओं से बात करते हैं तो महिलाएं भी बताती हैं, ये मैं नहीं कहती, महिलाएं खुद कहती हैं कि भैया जब 15 साल से मामा की सरकार थी तो बिलाड़ली बहना पहले कहाँ चली गई थी, और अब क्या हुआ कि 4 महीने के लिए आप 1000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। तो महिलाएं भी समझती हैं, आज का जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा वर्ग है, वे सब समझदार हो गए कि जो चुनावी
चुनावी जुमले हैं, और 3-4 महीने के लिए आप 1,000 दे भी देंगे तो महिलाएं सब समझती हैं कि 15 साल से भी लाडली बहना कहाँ चली गई थी आपकी। ये सब लुभाने की राजनीति महिलाएं भी समझ रही हैं, हमारी पुरुष वर्ग भी समझ रहा है। और दूसरी बात ये है कि कल भी शायद दीपू भार्गव जी ने कहा था, कहीं पे कोई सभा कर रहे थे, मैंने फेसबुक के माध्यम से सुना कि 5,000 रुपए देंगे जो अवैध शराब बेच रहे हैं गांव-गांव में। तो मैं आप उनको बताना चाहती हूँ कि उनको जब एक मतदाता की खबर रहती है कि यहाँ पर ये इधर जा रहा है, ये कांग्रेसियों की तरफ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये वहाँ जा रहा है, तो आपको ये खबर नहीं है कि कहाँ पे अवैध शराब बिक रही है। और अवैध शराब बिकने की नौबत ही क्यों आ रही है? अवैध शराब आप खुद बंद करवाइए, आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप 40 साल से विधायक है, मंत्री हैं, तो यहाँ पर अवैध शराब बिकवाना बंद कीजिए। और 5-5 हजार रुपए केवल उनको नहीं, 5-5 हजार रुपए हर परिवार को देने का काम करिए आप। तो आज महिलाओं को हम आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी लोक लुभावन बातों में नहीं आना है। और 15 साल से जो आपकी तरफ नहीं देखा है वो मामा जी आपकी तरफ आपको लुभाने के चक्कर में 1,000 रुपए दे रहे हैं। वैसे तो महिलाएं समझ रही हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी क्षेत्र की महिलाओं से कि आपको जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, कहीं भी आपको यदि कोई परेशान करता है, पुरुष परेशान करते हैं या कोई शराब पीकर परेशान करता है, तो मुझे वोटों की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग मुझे जब भी बुलाएंगे, जिस टाइम बुलाएंगे, मैं आपकी समस्या सुनने के लिए आऊँगी। और केवल शराब के लिए नहीं, मैंने गुलाबी गैंग के माध्यम से जो जन अधिकार यात्रा निकाल रही हूँ, उसमें राशन वितरण, गुणवत्ता युक्त शिक्षा में हर गांव में जा रही हूँ, स्कूल चेक भी कर रही हूँ। क्योंकि आज हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे भाई बहन है छोटे छोटे, उनको अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है सबसे। और जो आप कह रहे थे विजन है, मेरा जो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो रोजगार के अलावा शिक्षा भी है। कि शिक्षा, बच्चों को आज शिक्षा का स्तर इतना गिराते जा रहे हैं हमारी शिवराज सिंह चौहान की सरकार कि आज रुक जाना नहीं जैसी योजनाएं, जिनमें लगातार बच्चों को नॉन स्टॉप पास होते जाते हैं, जब बच्चों को कोई डर ही नहीं लगेगा। पहले जब हम लोग पढ़ते थे कि 5वीं क्लास में बोर्ड रहती थी, 8वीं में, 10वीं में बोर्ड रहती थी, तो हम लोगों को डर रहता था कि भैया फेल ना हो जाए। परंतु आज बच्चों को कोई डर नहीं है, नॉन स्टॉप पास होते जाते हैं। और आज हम 10वीं क्लास के बच्चे से पूछते हैं तो उसको हिंदी पढ़नी नहीं आती है। तो ये स्थिति हो गई है। तो शिक्षा के स्तर को बहुत सुधारने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा के स्तर को इसलिए भी गिरा रही है ताकि बच्चे अधिकारों को ना जान पाए और उनसे अधिकारों की मांग न कर पाए। तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा भी है। तो सभी महिलाओं से भी अनुरोध है कि सभी अपने अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाएं और स्कूलों में जाकर की शिक्षा को देखें, शिक्षा व्यवस्था को देखें कि किस तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। मुद्दे कांग्रेस पार्टी के क्या हैं? मतलब वहाँ लोगों को जाके आप क्या, उनके बीच में क्या बातें रखते हैं कि आपके प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति वोट देने के लिए वो आकर्षित हों? देखिए, क्योंकि उनके पास तो एक तंत्र है बड़ा, वो लगातार काम कर रहा है। शासकीय लोग भी विकास यात्रा में बिल्कुल तत्पर हैं। विकास यात्रा पर तो हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो केवल एक ही काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने पे एक ही काम कर रहे हैं कि उनके लोगों को भीड़ इकट्ठी करके दे रहे हैं हर गांव में। केवल उनका काम है भीड़ इकट्ठी करना। और इसके अलावा अधिकारी कर्मचारी उनके एजेंट बन के बैठे हुए हैं। तो उनसे भी कहना चाहूंगी कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार भी आएगी, तो आप लोग थोड़ा सा ये भी सतर्क रहें कि अधिकारी कर्मचारी। तो ये इंजीनियर ज्योति पटेल की सीधी सीधी अधिकारियों के लिए चुनौती है कि आप लोग किसी के एजेंट बन के काम न करें। आप लोग जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, आप लोग नौकरी करें। और दूसरी बात यह है कि आज जब कमलनाथ जी की सरकार रही 18 महीने की, तो 18 महीने के जो काम रहे वो वाकई में सराहनीय रहे। उनने लाखों लोगों को कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर कहती है कि हम लोगों को कर्जा माफ नहीं हुए। हम आज गांव में जाकर के पता कर लें कितने लोगों को कर्जा माफ हुए हैं। फिर उनने जो गौशाला वाली योजनाएं चलाई थी कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला होगी, और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उन्होंने तुरंत योजना बंद कर दी। आज गायें मारी फिर रही हैं। केवल गौ माता के नाम पर राजनीति होती है कि गौ माता की जय, गौ माता की पूजा करो। परंतु आज कितनी गौ माताएं रोडों पे हमें मृत दली रहती हैं और उनके कारण लोगों को भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो गायों पर राजनीति बंद करके गौशालाएं खुलवाना चाहिए। तो सबसे हम लोग ये बताते हैं कि यदि कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो सबसे पहले हर पंचायत में गौशालाएं खुलेंगी।
और उनने जो पेंशन बढ़ाने का काम किया, जो सरकार वाई लूट रही है 600 रुपए का, तो वो कमलनाथ जी की सरकार ने किया। आज वृद्ध महिलाओं की पेंशन, वृद्धों की पेंशन, विकलांगों की पेंशन 300 से 600 रुपए करने का काम किया। ऐसी ना जाने कितनी योजना है। आज जो मंत्री गोपाल भार्गव का सम्मेलन करवा रहे हैं, जो 25,000 से 51,000 करने का काम भी, जो कन्यादान योजना का, निकाह योजना का काम है, वो भी कमलनाथ जी ने किया। ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो कमलनाथ जी ने चलाया, और उनकी विजन था उनका कि हम मध्य प्रदेश को उस स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे। परंतु आज, और दूसरी बात यह है कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो किस स्थिति में थे जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, और वो आज कहाँ आ गए। और कमलनाथ जी का केवल एक उद्देश्य, उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि उनको कोई जरूरत ही नहीं है भ्रष्टाचार करने की। उनका उद्देश्य है मध्य प्रदेश की हालत को सुधारना। तो ज्योति पटेल, आप चूंकि युवा लीडर हैं, महिलाओं के बीच अक्सर जाती हैं, तो महिलाओं को और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, आज पूरे क्षेत्र के अंदर जो हमारा युवा वर्ग है निश्चित रूप से बहुत परेशान है। परंतु आज हमारे छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप अपनी शिक्षा का स्तर सुधारिए। और दूसरी बात, जो पूरे क्षेत्र के अंदर गांव-गांव में 4-4, 5-5, 6-6 जगह शराब बिक रही है, उस शराब को बेचना बंद करवाइए और आप लोग शराब पीना बंद करिए। जो हमारे युवा भाई हैं वो सबसे ज्यादा नशे की लत, उन्हें गुटखा और तमाम प्रकार के नशा कर रहे हैं। तो ये नशा की आदत भी आप लोगों को छोड़नी होगी, तब जाकर के आपके परिवार जो है, लोग कहते हैं कि मरने के बाद महिलाओं को स्वर्ग मिलेगा, परंतु यदि आपने नशे की लत सुधार ली तो निश्चित रूप से जीते जी आपके घर की महिलाओं को, आपके घर की बहनों को, बेटियों को यही स्वर्ग मिलेगा। तो यही मेरा संदेश है कि शिक्षा और रोजगार पर, और शराब पीना आप ये बंद करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को नई नई जानकारियां मिली। और चूंकि हम आपको बता दें कि इंजीनियर ज्योति पटेल का लगातार ये कहना है कि वो रोजगार के प्रति और शिक्षा के प्रति सजग हैं, और उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करेंगी। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो अपना कार्य निरंतर रखेंगी। हम आपको बताएं कि लगातार हम किसी भी क्षेत्र में युवा लीडर और युवाओं को आगे लेते हैं, उन प्रतिभाओं को आगे लेके आते हैं, दिखाते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं और उनकी जानकारियां आप तक शेयर करते हैं। इसी क्रम में हम अगले किसी नई प्रतिभा से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।